हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम व्याकरण का हमारा थर्ड टॉपिक पद परिचय स्टार्ट करेंगे। पद परिचय क्या होता है ये हम आपको इस भाग के अंदर बताएंगे। किस तरीके से हम इनमें ढूंढेंगे ये सारी चीज़ें हम इस पार्ट के अंतर्गत आपको समझाएंगे। ये हमारे एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है। सभी जितने भी व्याकरण के पार्ट्स होते हैं वो 4 मार्क्स के आते हैं, तो ये पद परिचय भी हमारा 4 मार्क्स का आता है। पद परिचय होता क्या है? सबसे पहले हमें समझना होगा कि पद क्या होता है। शब्दों की रचना वर्णों के सार्थक मेल से होती है। कोई भी शब्द हम जो बनाते हैं, राम, सीता, मोहन, अजय, सुनीता, कोई भी शब्द हम किसी का भी नाम बनाएं, किसी भी शहर का नाम बनाएं, तो जो छोटे छोटे ला, का, चा, ये जो शब्द हम जोड़ते हैं ये क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। इन वर्णों को सही तरीके से जब हम लगाते हैं तो उन्हीं के मेल से शब्द बनते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं कलम, हमने क्या बोला? कलम। जो हमारा ये कलम होता है ये अलग अलग वर्ण है, ये हमारा क्या है? वर्ण है, इनको हम वर्ण बोलते हैं। अब इनको अगर हम इधर उधर करके लगा दें, जैसे ल कमल, ल कम, लकम, तो कोई शब्द नहीं होता। तो मतलब हम किसी भी शब्द को कहीं नहीं लगा सकते, हमें ऐसे लगाना है कि उनका कोई अर्थ निकले। जैसे हम लिखते हैं कलम, उसी तरह क्या होता है? कमल। तो हमने जब इनको इस तरीके से लगाया तो इनका अर्थ निकला। एक तो हमने बनाया कलम, दूसरा क्या बनाया? कमल। तो हमने वर्णों को जो हम सही तरीके से लिखें और उनका अर्थ निकले तब कहीं जाकर शब्द बनते हैं। उसी तरीके से हमारे वाक्य की रचना भी होती है। शब्दों के सार्थक मेल से वाक्यों की रचना होती है। अब हमने शब्द तो बना लिए, लेकिन जब उन्हें हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, जब हम कोई वाक्य बोलते हैं तो उन्हें भी हमें सही ढंग से लगाना होता है ताकि उनसे कोई अर्थ निकले। अगर हम किसी भी वाक्य को ऐसे भी बोल दें, आया गया, लो खा लो पी लो, तो यहाँ पर कोई वाक्य नहीं बना, किसी को समझ में नहीं आया कि हमने क्या बोला या क्या कहना चाह रहे हैं हम, जब तक उसे हम सही तरीके से नहीं लगाते। जैसे हमने बोला वो आया, खाया, पिया और चला गया। आपको अब समझ में आया कि हम बोलना क्या चाह रहे थे। यानी शब्दों को जब तक हम सही तरीके से नहीं लगाएंगे तब तक हमें उसका अर्थ नहीं निकलेगा। सार्थक मतलब होता है अर्थ, यानी कि शब्दों के सार्थक मेल, यानी शब्दों को जब तक हम सही तरीके से लगाएंगे, यानी जिनका अर्थ निकले, तभी वाक्य की रचना होती है। फिर है शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब वे पद कहलाते हैं। जब इंडिविजुअल शब्द रहते हैं अलग, जैसे हमने अभी आपको कलम बताया या कमल बताया, तो ये एक शब्द है, लेकिन जब इसे हम वाक्य में इस्तेमाल कर देते हैं, यानी कि इससे हम कमल को इस्तेमाल करके कोई वाक्य बनाते हैं, जैसे हम बोलेंगे हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल है। तो अब हमने क्या किया? कमल अभी तक शब्द था, लेकिन जब हमने उसे वाक्य में प्रयोग कर दिया, हमने बोल दिया कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, तो अब कमल क्या बन गया? पद बन गया, क्योंकि उसे हमने एक वाक्य में इस्तेमाल कर लिया। तो जब इंडिविजुअल रहता है तो वो शब्द कहलाता है, लेकिन जब हम उसे वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वो पद बन जाता है। पद परिचय के अंतर्गत वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक पद का अलग अलग पूर्ण परिचय दिया जाता है। यानी कि हम वाक्य में कोई भी शब्द उठाएं तो व्याकरण के आधार पर, यानी व्याकरण जो हम पढ़ते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, पुरुष, इन सभी के हिसाब से वो शब्द किस पोजीशन पे आता है, वो कहां पर है, वो क्या है, उसकी पूरी आइडेंटिफिकेशन देना ही हमारा उसका पद परिचय कहलाता है। इसे हम शब्दों का व्याकरीकरण भी कहते हैं, यानी किसी शब्द को हम व्याकरण के आधार पर क्या क्या कह सकते हैं वो भी कहा जाता है। इसमें पद का भेद, यानी कोई भी शब्द लेंगे तो वो क्या है, उसका भेद, उसका उपभेद, लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि का परिचय दिया जाता है। कोई भी शब्द जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है। सपोज अगर संज्ञा है तो संज्ञा का कौन सा भेद है, हमें ये बताना है। फिर
उस शब्द में कौन सा वचन है, वो लिंग क्या है, अगर वो सर्वनाम है तो उसमें पुरुष आएगा, अगर क्रिया है तो काल आएगा, अगर वो संज्ञा के बारे में बता रहा है तो वो विशेषण आएगा। तो उस तरीके से अगर हम जो भी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो किस पोजीशन पे है, हमें ये सारा जानकारी पद परिचय के अनुरूप मिलती है। फिर उसके बाद हम आते हैं वाक्य में इसकी परिभाषा क्या होती है। वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणीकरण परिचय ही पद परिचय कहलाता है। जैसे मैंने आपको भी बताया, व्याकरणीकरण करना, व्याकरणीकरण का क्या मतलब होता है, कोई पद, कोई भी पद या एक शब्द जो वाक्य में इस्तेमाल हो रहा है वो व्याकरण के आधार पर अपनी क्या स्थिति रखता है, उसी को हम पद परिचय कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, प्रयुक्त पदों का व्याकरणीकरण परिचय ही पद परिचय कहलाता है। पदों को दो वर्गों में बांटा जाता है। अब कोई भी पद हम लेंगे तो उसे हम दो, सबसे पहले हमें उसको दो वर्गों में बांट दिया गया है। यानी कि जब हम पद परिचय करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि वो इन दोनों में से क्या है, विकारी है या अविकारी। अविकारी को हम अव्यय भी कहते हैं। ठीक है, विकारी को हम क्या, अव्यय भी कहते हैं। विकारी वे शब्द जिनमें बदलाव हो, लिंग, वचन, कारक, काल के हिसाब से बदलाव हो जाए, वो हमारे क्या कहलाते हैं, विकारी। और जिनमें बदलाव नहीं हो वो कहलाते हैं अविकारी। इसलिए जब भी आपसे पद परिचय करने के लिए बोला जाएगा तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि वो विकारी है या अविकारी। तो जैसे ही आप इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे तो हम उसके भेद के हिसाब से चलेंगे। तो अगर मान लीजिए आपने कोई शब्द निकाला कि वो विकारी है, तो विकारी होता है तो फिर उसके कितने भेद होते हैं, हम यहां पर सबसे पहले वो देखेंगे। विकारी शब्दों का पद परिचय कैसे होता है। अब विकारी जो पद होते हैं उनका परिचय कैसे करते हैं, उनका पद परिचय हम चार के आधार पर करते हैं। सबसे पहले क्या आता है हमारा, संज्ञा का पद परिचय। संज्ञा आप लोग सभी जानते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जब हम देख लेंगे कि वो पद हमारा संज्ञा है तो हमें संज्ञा के हिसाब से उसका पद परिचय करना होगा। सर्वनाम, सर्वनाम क्या होता है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वो शब्द सब सर्वनाम कहलाते हैं। तो अगर हम उसको सर्वनाम देख लेंगे तो हमें सर्वनाम के हिसाब से उसका पद परिचय करना होगा, उसका क्या भेद है, क्या आता है, हमें उसके हिसाब से करना होगा। विशेषण क्या कहलाता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बदलाते हैं वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो अगर हमने देख लिया कि वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं तो वो विशेषण है। अब विशेषण है तो वो विशेषण के भेद क्या हैं, फिर वो विशेषण शब्द क्या, लिंग क्या है, वचन क्या है, कारक क्या है, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। फिर उसके बाद आता है क्रिया। अब हम जब क्रिया देख लेंगे कि ये शब्द क्रिया है, हम सभी जानते हैं अगर कोई करता है या कोई कर्म हो रहा है तो उसके साथ क्रिया जरूर लगी होगी। तो जो क्रिया शब्द जिस हिसाब से हो रही है उसी से हम निकालते हैं कि उसका भेद क्या है, वो सकर्मक क्रिया है, वो अकर्मक क्रिया है। अगर क्रिया है तो फिर उसका काल आता है, उसमें काल क्या है, उसी क्रिया के हिसाब से उसका वचन भी होता है। अगर बहुवचन है तो जाते हो जाता है, एक वचन है तो जाता हो जाता है। तो हमें यहाँ पर ये चीजें देखनी होती है कि क्रिया में जो चेंजेस हो रहे हैं उसी के हिसाब से हम उनका पद परिचय करते हैं। अब इसके आगे हम जो आपको बताएंगे वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कि इनको हम किस हिसाब से आगे पढ़ेंगे कि संज्ञा शब्द का पद परिचय क्या होता है, सर्वनाम शब्द का पद परिचय क्या होता है, विशेषण का कैसे किया जाता है, क्रिया का कैसे किया जाता है। ये सभी हम आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। हम अपने प्रीवियस वीडियो में आपको पद परिचय क्या होता है हम आपको समझा चुके हैं। अब हम पद परिचय कैसे करेंगे अब हम ये आपको बताएंगे। हमने आपको बताया था पद परिचय को हम सबसे पहले दो वर्गों में विभाजित करते हैं, विकारी और अविकारी। तो हम जब सबसे पहले अब विकारी शब्दों का पद परिचय स्टार्ट करेंगे, इसे हम 4 चरणों में करेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं संज्ञा शब्दों का यानी संज्ञा पदों का
पद परिचय हम कैसे करते हैं उसको हम कैसे समझेंगे। संज्ञा के पद परिचय में निम्नलिखित 5 बातें अपेक्षित होती है, मतलब हमें 5 बातों का ध्यान देना पड़ता है। पहली चीज भेद, यानी संज्ञा के क्या भेद है। दूसरा लिंग, वो उस पद का क्या लिंग है। वचन, उस पद का क्या वचन है और उसमें कौन सा कारक लग रहा है। तो सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं आपको, जैसे हमने लिया सौरभ। इसमें हम जैसे हमारे ये वाक्य दिया गया है, ये जो हमने वाक्य दिया है, सौरभ पुस्तक पढ़ता है, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि संज्ञा शब्द क्या है। एग्जाम में जब आपके सामने कोई भी वाक्य दिया जाएगा तो आपको वाक्य दिया गया और उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया जाएगा कि इस पद का पद परिचय कीजिए। आपको पूरे वाक्य का पद परिचय नहीं करना होगा, यानी कोई भी वाक्य दे दिया, जैसे ये सपोज हमने एक ऐसा वाक्य दे दिया और उसके नीचे हमने एक शब्द के नीचे अंडरलाइन कर दिया, तो अब आपको पर्टिकुलर सिर्फ उसी पद का पद परिचय करना है, पूरे वाक्य का हमें नहीं करना होता। तो जैसे यहाँ पे सौरभ दे दिया, तो उसी तरह ये पुस्तक भी संज्ञा है। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि हम संज्ञा शब्दों का पद परिचय कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि सौरभ भी संज्ञा है और हमारा पुस्तक भी संज्ञा है, तो हम सबसे पहले सौरभ का पद परिचय करेंगे। तो हमें पता है कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक सबसे पहले देखेंगे कि सौरभ कौन सी संज्ञा है। सबसे पहले हमने जैसे भेद लिखा, तो हम जैसे सौरभ लिखेंगे, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सौरभ का भेद हमारा क्या है, ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो हमने यहां पे क्या लिख दिया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम ये चीज देखेंगे कि सौरभ का लिंग क्या है, उसका लिंग कौन सा आ रहा है। हमने क्या बताया, इसका लिंग क्या है, ये क्या है, पुल्लिंग है। तो ये क्या हुआ हमारा, पुल्लिंग। फिर उसके बाद हमने देखा सौरभ में कौन सा वचन है, सौरभ कौन सा वचन है, एक वचन है, क्योंकि वो एक ही व्यक्ति है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, वो एक वचन। फिर हम देखेंगे कारक क्या है। अब सौरभ पुस्तक पढ़ता है, तो सौरभ कौन है, कर्ता हुआ, यानी कार्य को कर रहा है। सौरभ ने पुस्तक पढ़ी, तो ये कौन सा कारक हुआ हमारा, कर्ता कारक। हम यहां पे लिखेंगे कर्ता कारक। तो हमने क्या देखा, सौरभ का पद परिचय हमने कैसे किया, हमने उसको इन 4 के हिसाब से डिफाइन किया। जैसे ही आपके पास में आएगा कि सपोज उन्होंने लिख के दिया कि सौरभ क्या, सौरभ के नीचे अंडरलाइन करेंगे, तो सौरभ को हमने कैसे डिफाइन किया। सौरभ सबसे पहले क्या है, हम लिखेंगे संज्ञा है। संज्ञा का कौन सा भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उसमें कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है। वचन क्या है, एक वचन है। कारक क्या है, कर्ता कारक है। अब उसी तरीके से हम पुस्तक का पद परिचय करते हैं, क्योंकि पुस्तक भी तो संज्ञा है हमारी, हमें पता है पुस्तक संज्ञा होती है। अब क्या है, ये एक सामान है, तो पुस्तक कोई भी हो सकती है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि पुस्तक क्या है, संज्ञा है। और फिर इसका कौन सा भेद है, पुस्तक कौन सा भेद हुआ हमारा, जातिवाचक संज्ञा। पुस्तक हमारा क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अब पुस्तक का लिंग क्या है, पुस्तक है, तो ये हमारा क्या हुआ, पुल्लिंग है। पुस्तक हमारा पुल्लिंग है, क्योंकि पुस्तक पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आते हैं कि कौन सा वचन है, एक ही पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये भी एक वचन है हमारा। फिर उसके बाद में आते हैं कारक, कौन सा कारक लगता है। अब यहां तो सौरभ ने पुस्तक को पढ़ा है, सौरभ क्या कर रहा है, पुस्तक को पढ़ रहा है। अब ये कर्म है, हमें पता ही है। पुस्तक हमने आपको पहले भी प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि हमें कर्म को ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, हम क्वेश्चन पुटअप कर दें। किसी भी सेंटेंस में हम क्वेश्चन पुटअप, उसको क्वेश्चन में बदल दें, तो हमें जो आंसर आएगा वो कर्म होगा। तो अगर हम इसमें पुटअप करें कि हमें क्या पता करना है कि ये कौन सा कारक है, तो अगर आपको पता करना है कर्म है, तो हमें क्या, सौरभ
क्या पढ़ता है, तो क्या आएगा, सौरभ पुस्तक पढ़ता है। तो आंसर हमें क्या मिला, पुस्तक, यानी कि पुस्तक हमारा क्या है, कर्म है। और कर्म के साथ कौन सा कारक लगता है, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ कर्म के साथ हमारा कौन सा कारक लगता है, को कारक लगता है। तो यहां पर आएगा हमारा कर्म कारक, पुस्तक हमारा क्या हुआ, कर्म कारक। तो संज्ञा में हमें ये बिंदु डिफाइन करने होते हैं। अगर कोई भी पद हमारा संज्ञा है तो उसमें हमें ये चीज देखनी होती है कि वो कौन सा भेद है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक की भाववाचक। फिर जब हम उसको देख लेते हैं तो फिर हम उसका लिंग देखते हैं, फिर वचन देखते हैं, फिर कारक देखते हैं। तो ये सारी चीजें हमें एक संज्ञा पद का पद परिचय करते समय इन बिंदुओं का ध्यान रखना पड़ता है कि हम इसमें क्या क्या चीजें ले रहे हैं। तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई कि संज्ञा कोई भी हो, आपकी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक, उसमें हम ये सारी चीजें लेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा विकारी पद आता है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है, जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम पद के लिए क्या होते हैं, सबसे पहले हमें उनके भेद देखने पड़ते हैं कि सर्वनाम के कौन से भेद होते हैं। इसका भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंध बोधक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। उसके साथ ही साथ हम भेद, लिंग, वचन, कारक सब देखते हैं। पुरुषवाचक तब होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम तब लगता है जहां पर हम संज्ञा शब्द को हटाते हैं, यानी कि जहां पर तीन व्यक्ति की बात होती है। इन पुरुषवाचक को लगाते हैं उत्तम, मध्यम और अन्य लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, अगर मैं बात कर रही हूं, अगर मैं बोल रही हूं तो मैं अपने लिए क्या इस्तेमाल करूंगी, उत्तम पुरुष। जिस दूसरे से बात कर रही हूं, मैं तुमसे बात कर रही हूं तो तुम हमारा क्या हो जाएगा, आपका मध्यम पुरुष। किसका, माध्यम ले रही हूं, मैं तुमसे बात कर रही हूं। अब मैं तुमसे तुमसे अजय के बारे में बात कर रही हूं, मैं उत्तम पुरुष हूं, तुम मध्यम पुरुष हो और मैं अजय के बारे में तुमसे बात कर रही हूं, तो अजय हमारा क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा। तो जब हम वाक्य में ये देखते हैं कि हम किसके कौन बात कर रहा है, तो वो जो बात कर रहा है वो हमारा उत्तम पुरुष होता है, और जिससे बात कर रहे हैं यानी कि जो हमारा सेकंड पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं हमारा मध्यम पुरुष, और अगर हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हमारा अन्य पुरुष होता है। निश्चयवाचक, जहां पर हम कंफर्म हैं वहां पर निश्चय लगता है, हमें पर्टिकुलर पता है कि ये चीज किसकी है। अनिश्चय, जहां हम डाउटफुल होते हैं वहां पर हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम लगाते हैं। फिर उसके बाद आता है संबंध बोधक, जहां हम किसी एक वस्तु या व्यक्ति का संबंध सर्वनाम शब्दों के जरिए किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से स्थापित करते हैं, वो हमारा होता है संबंध बोधक सर्वनाम। फिर आता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक मतलब जहां हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन वाले आपके होते हैं, क्यों, कब, कहाँ, ये सभी हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। फिर उसके बाद आता है निजवाचक, जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध हम अपने आप से बताते, वहां पर हमारा निजवाचक सर्वनाम होता है। अब हम आते हैं उदाहरण के तौर पे, क्या है, हम अपने घर के सामने खेलते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें सर्वनाम शब्द क्या है। सबसे पहले सर्वनाम शब्द हमने यहाँ पे देखा हम और अपने। अब हमें ये पता चल गया कि ये दोनों सर्वनाम है। सर्वनाम शब्द जब हमने देखा हम, तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, ये सर्वनाम है, हमने तुरंत देख लिया। अब हम यानी कि मैं तो उत्तम पुरुष हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, जब हम अपने बारे में बात करेंगे तो वो क्या होता है, उत्तम पुरुष होता है। तो यहाँ हम क्या है, उत्तम पुरुष हो गया, हमने लिख दिया। अब हम यानी कई सारे लोग हैं, हम अकेला नहीं है, हम क्या है, अकेला नहीं है, वो कई सारे लोग हैं। मैं हूं, मेरे साथ 3-4 और लोग हैं। अगर सिर्फ मैं होती तो मैं अपने लिए मैं इस्तेमाल करती। हम का मतलब क्या हुआ, हम अपने साथ कई सारे लोगों को लेकर चल रहे, तो वो क्या हुआ, बहुवचन हो गया। फिर हम क्या है, खेलते हैं, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, पुल्लिंग। कौन है ये, कर्ता कारक है, क्योंकि हम खेल रहे हैं, हम मतलब हम काम कर रहे हैं, तो हम कर्ता कारक में हैं। फिर दूसरा हमारा आता है अपने।
अपने, अपने हमारा क्या है, सर्वनाम है, हमने तुरंत देख लिया ये सर्वनाम है। फिर कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक। निजवाचक क्यों है, क्योंकि हम का संबंध, हमारा संबंध हम अब किससे दिखा रहे हैं, अपने घर के सामने, घर से हम संबंध क्या दिखा रहे हैं, घर से दिखा रहे हैं अपना, हमारा संबंध किससे, घर से आ रहा है। तो ये हमारा अपना घर है, हमारी अपनी वस्तु है। हमने आपको बताया था ना निजवाचक, जहां हम किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध अपने आप से स्थापित करते हैं वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। तो ये हमारा क्या हुआ, निजवाचक सर्वनाम। फिर पुल्लिंग है, जब हम पुल्लिंग है तो अपने भी हमारा पुल्लिंग ही आएगा। फिर अपने क्या है, हमारा एक वचन आ रहा है, क्योंकि घर एक है, एक घर की बात हम कर रहे हैं, कई सारे घरों की बात नहीं करें। हम ये नहीं बोल रहे हम अपने घरों के सामने खेलते, हम क्या आ रहा है, हम अपने घर के सामने खोल रहे हैं। अपने किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, घर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एक वचन। फिर क्या है, संबंध कारक, यहाँ पर संबंध दिखाया जा रहा है, अपने। संबंध कारक की क्या पहचान होती है, न, का, की, के, ना, नी, रे, मा, मी। तो ये सारे शब्द हमारे क्या होते हैं, संबंध कारक की पहचान होते हैं। तो ये जो ने शब्द ने आ रहा है, ये हमें क्या संबंध दिखा रहा है, किसके साथ संबंध दिखा रहा है, घर के सामने। तो ये हमारा हुआ संबंध कारक। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जिन शब्द बेसिस पे हम संज्ञा का पद परिचय करते हैं, उसी बेसिस पे हम सर्वनाम का करते हैं। बस इनके भेद में डिफरेंस होता है। उसमें भी हम लिंग वचन कारक बताते हैं, इसमें भी हमें भेद लिंग वचन कारक बताना पड़ता है, जैसे हम संज्ञा में बताते हैं। तो सेम जो चीजें हम संज्ञा में डिफाइन करते हैं वो इसमें करते हैं, लेकिन इनके भेद बदल जाते हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं आपका विशेषण शब्दों का पद परिचय। विशेषण शब्दों का पद परिचय हम कैसे करते हैं, विशेषण क्या होता है, विशेषण क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम हमें पता है, अब उनकी विशेषता जो शब्द बताएंगे वो हमारे क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। कैसे, अब बताते हैं। अब इनका भेद क्या होता है, जब हम भेद पढ़ते हैं तो क्या होता है, इनमें भेद होते हैं गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सार्वनामिक विशेषण। और इसके बाद क्या आता है हमारा, इसी में जैसे हमने उसमें भी लिंग वचन किया था, उसी तरह इसमें भी लिंग वचन अवस्था, यानी कि उसकी क्या अवस्था है, मूलावस्था, उच्चतर अवस्था, उच्चतर अवस्था, उच्चतम अवस्था या उच्चतम विशेषता। और साथ भी हमने विशेष्य बताना पड़ता है। विशेष्य क्या, जिन शब्दों की हम विशेषता बता रहे हैं वो हमारे विशेष्य कहलाते हैं। कैसे, अब देखिए हम आपको बता रहे हैं। अब यहां पर शब्द दिया है, यह घड़ी मेरी बड़ी बहन की है। तो अब यहां पर क्या है, घड़ी की क्या विशेषता है कि यह घड़ी के बारे में क्या बता रहा है, यह घड़ी, यह घड़ी क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका विशेषण। मेरी बड़ी बहन की है, किसकी है, मेरी बड़ी बहन की है। तो यहां पर विशेषण क्या है, बड़ी। तो आपको अंडरलाइन, आपको खोजने की जरूरत नहीं है, आपको अंडरलाइन करके दिया जाएगा। तो यहां पर आपको क्या बताया गया, बड़ी, और यहां पर यह, ये दोनों इस वाक्य में विशेषण है। यह हमारा सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि यह शब्द हम सर्वनाम में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। यह शब्द हम लोग हमेशा बोलते हैं कि सर्वनाम होता है, तो अब उसको हम अगर विशेषण के तौर पे लेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। फिर उसके बाद क्या है, ये एक वचन है क्योंकि घड़ी एक है। अब ये इसका विशेष्य क्या है, किसकी विशेषता बता रहा है, ये घड़ी की। तो ये क्या है, घड़ी का विशेष, घड़ी इसका विशेष है, यह जो है वो घड़ी का विशेष है। फिर उसके बाद हम आते हैं बड़ी। बड़ी, बहन हमारी संज्ञा है और बड़ी हमारी क्या हो गया, विशेषण हो गया। बड़ी, तो बड़ी गुणवाचक विशेषण है। अब जहां पर किसी की अच्छाई बताई जाती है, अच्छाई बताना यानी गुण बताना, वहां पर गुणवाचक विशेषण होता है। आपका संख्यावाचक, जहां पर कुछ नंबर्स बताए जाएं, 1 2 3 4, वहां पर हमारा संख्यावाचक होता है। परिणामवाचक क्या होता है आपका, जहां पर हम क्वांटिटी, जहां पर हम नाप तौल की इकाई लगा देते हैं, जैसे 1 किलो, 2 पाव,
4 किलोमीटर। तो जहां पर ये किलोमीटर, किलो, पाव, ये शब्द जो 250 ग्राम, कुछ भी आपका जो ये शब्द लगेंगे जो भी परिणाम के हों, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, परिमाणवाचक। फिर उसके बाद आते हैं सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बतलाएं, वो हमारे सार्वनामिक विशेषण होते हैं। यहाँ पे देखिए, घड़ी हमारी संज्ञा है और उसकी विशेषता क्या बता रहा है, यह, तो इसलिए यह हमारा सार्वनामिक विशेषण है। और यहाँ पर बहन संज्ञा है, बहन की क्या विशेषता बता रहा है कि वो बड़ी है, बहन की क्या संज्ञा बता रहा है, बड़ी है। तो बड़ी होना क्या है, अच्छी बात है, यानी ये गुण है उसके अंदर का, तो ये क्या हुआ, गुणवाचक विशेषण। फिर वो क्या है, एक वचन है, एक ही बहन है, और ये स्त्रीलिंग है, क्योंकि बड़ी है, अगर बड़ा होता तो पुल्लिंग होता, मगर बहन है तो इसलिए ये स्त्रीलिंग है। और बड़ी का विशेष्य क्या है, बहन है। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि विशेषण का पद परिचय, अगर विशेषण शब्द आपके सामने अंडरलाइन करके आ जाएं तो आप उनका पद परिचय किस तरीके से देंगे। उसके बाद आता है हमारा क्रियापद का पद परिचय। क्रिया क्या होता है, जहां पर किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। हम सभी जानते हैं क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। यहाँ पर हम क्रियापद का परिचय, भेद क्या होते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। अब क्रिया में क्या होता है, काल पता करते हैं हम। काल मतलब किस समय वो चीज की जा रही है। काम हो चुका है तो वो भूतकाल, अभी हो रहा है तो वर्तमान काल, आगे होगा तो वो भविष्य काल। अब वाच्य हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। तो अब वाच्य हमें क्या होता है, अगर कर्ता उस कार्य को कर रहा है तो वो कर्तवाच्य, अगर कर्म को इंपॉर्टेंस दी जा रही है तो वो कर्मवाच्य, अगर भाव है तो वहां पर भाववाच्य होगा। फिर उसके बाद आता है, उसी क्रिया से हम पता करते हैं कि क्या लिंग है और क्या उसका वचन है। अब हम इसमें उदाहरण ले रहे हैं आपको, दादी जी भगवत गीता पढ़ रही हैं। अब इसमें क्रिया क्या है, पढ़ रही थी। पढ़ रही थी हमारी क्या है, क्रिया है। तो अब कैसे हम इसको बताएंगे कि ये सकर्मक है कि अकर्मक है। हमने आपसे सिंपल बोला था कि जब हम कोई भी वाक्य पढ़ते हैं तो वो सकर्मक या अकर्मक पता करने के लिए हमें उसके साथ क्वेश्चन करना पड़ता है। हम बोल दें दादी जी क्या पढ़ रही थी, तो आपको इस वाक्य को देखने के बाद उत्तर मिल रहा है कि दादी जी भगवत गीता पढ़ रही थी, यानी कर्म सकर्मक क्रिया है। अगर हमने क्वेश्चन किया, अगर उस ये होता कि सिर्फ ये सेंटेंस होता दादी जी पढ़ रही थी, अगर आप उसके पढ़ रही थी के बाद अगर हम क्वेश्चन करते हैं दादी जी क्या पढ़ रही थी, तो आपको ये वाक्य देखने के बाद उत्तर नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसमें दिया ही नहीं है कि क्या पढ़ रहे हैं, तो वो सीधे सीधे अकर्मक हो जाती। यानी जिस सेंटेंस में कर्म दिया है कि जो कार्य किया जा रहा है उसके साथ अगर हम प्रश्न करें और हमें उत्तर मिल जाए तो वहां सकर्मक है, और अगर हमें उत्तर नहीं मिलता है तो वो अकर्मक है। सिंपल हमने यहाँ पे क्वेश्चन, हमने इसको सकर्मक अकर्मक पता करने के लिए क्या किया, हमने इसके साथ क्वेश्चन किया दादी जी क्या पढ़ रही थी, तो हमें उत्तर क्या मिला, दादी जी भगवत गीता पढ़ रही थी, यानी कि ये सकर्मक क्रिया है, तो हमने यहाँ पे सकर्मक क्रिया लिख दिया। फिर उसके बाद आते हैं कौन सा काल है, पढ़ रही थी, यहाँ पे थी लगा है, यानी वो पढ़ चुकी हैं, तो वो क्या हो गया हमारा भूतकाल। अब थी स्त्रीलिंग है, पढ़ रही थी, अगर पुल्लिंग होता तो पढ़ रहा था होता, तो यहाँ पर क्या है, हमने क्या देखा, पढ़ रही थी, तो अब हमने इससे क्या पता चला, ये स्त्रीलिंग है। फिर उसके बाद हम आते हैं कौन सा वचन है, क्योंकि दादी जी तो एक ही है, पढ़ रही थी, तो ये एक वचन है, कर्तवाच्य है। यहाँ पर क्रिया किसके हिसाब से है, दादी जी के हिसाब से है। क्रिया किसके हिसाब से, दादी जी के हिसाब से है, तो ये क्या है, कर्तवाच्य है। फिर ये कौन सा पुरुष हमारा आ रहा है, पुरुष कौन सा है, अन्य पुरुष है, क्योंकि ना यहाँ मैं बात कर रही हूँ ना मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये यहाँ मैं किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, दादी जी के बारे में बात कर रही हूँ, यानी मैं आपसे बोल रही हूँ ना मैं आपसे कह रही हूँ ना आप सुन रहे हैं, ये किसी तीसरे पर्सन के बारे में हम बात करें, इसलिए ये हमारा अन्य पुरुष हो जाता है। इस तरीके से हमने अपने पद परिचय का पहला भाग, आपका विकारी शब्द का पद परिचय आपको समझा दिया।
हम अपने आने वाले वीडियो में आगे आपको अविकारी शब्द का पद परिचय समझाएंगे। थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पद परिचय का आगे का पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हम पद परिचय का विकारी शब्दों का पद परिचय पढ़ चुके हैं। अब आता है अविकारी। अविकारी शब्द मतलब जिनमें बदलाव नहीं होगा, किसी भी सिचुएशन में बदलाव नहीं होगा। कैसे? अब अविकारी शब्दों को हमने आपको बताया था कि वो अव्यय कहलाते हैं। अव्यय के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? हमारे भेद क्या होंगे? क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, फिर आपका तीसरा आता है समुच्चय बोधक और चौथा आता है विस्मय बोधक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं। हमने अभी तक पढ़ा था विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता जो शब्द बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। मगर क्रिया विशेषण क्या होते हैं? अब क्रिया की विशेषता जो शब्द बताते हैं वो हमारे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इनके क्रिया विशेषण के क्या आपके भेद होते हैं? एक तो कालवाचक। कालवाचक मतलब समय, जहां पर हम समय दर्शा रहे हो। तेज चलना, धीमे चलना, रुक रुक के चलना, तो यहां पर क्या है? समय बता रहा है कि तेज चल रहा है। उसके बाद आता है स्थानवाचक, किसी जगह का स्थान बताया जाता है, तो वहां पर हमारा स्थानवाचक आता है। फिर आता है रीतिवाचक। रीतिवाचक शब्दों में मोस्टली वे शब्द आते हैं जो सिमिलर हों और साथ में यूज किए गए हों, जैसे थोड़ा थोड़ा। तो थोड़ा थोड़ा शब्द क्या है? दोनों सेम है, मतलब दोनों का अर्थ एक ही निकल रहा है, मगर हमने उन्हें दोनों को एक साथ लिया है, तो वो हमारा क्या कहलाते हैं? रीतिवाचक शब्द कहलाते हैं। फिर आता है परिणामवाचक, जहां पर हमने आपको बताया कि आपको आपके नाप तौल की इकाई लगी हो, जैसे किलोमीटर, किलो, ग्राम, लीटर, ये जहां पर शब्द ऐसे लगे होते हैं वहां पर हम परिमाणवाचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास एक उदाहरण दिया हुआ है, पिता जी जल्दी जल्दी आए और छत पर जाकर सो गए। अब यहाँ पर हमारा जो हमने इसके नीचे अंडरलाइन किया, जल्दी जल्दी और छत पर, ये दोनों ही हमारे क्या हैं? क्रिया विशेषण है। हम कैसे पहचानेंगे कि ये क्रिया विशेषण है? इसको पहचानने का तरीका हम बताते हैं। आना, आए का, आए क्या है? हमारा क्रिया है। आए हमारा क्रिया है, एक्शन वर्ड है, तो ये हमारा क्या हुआ? क्रिया हुआ। आए हमारा क्रिया है। उसी तरह जाकर सोना, जाकर सोना भी हमारा क्रिया है। अब इसके बारे में क्या बता रहा है? क्रिया के बारे में क्या बता रहा है? आना, आए कैसे? वो जल्दी जल्दी आए। कैसे आए? जल्दी जल्दी आना, तो ये हमारा क्या होगा? क्रिया विशेषण हो गया। उसी तरह क्या है? जाकर, कहां जाकर, कैसे जाकर, क्रिया की क्या विशेषता बताई? छत पर जाकर, तो वो हमारा क्या हो गया? छत पर हमारा क्या हो गया? क्रिया विशेषण। अब हमने निकाला जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी रीतिवाचक, हमने बताया ना, जो सिमिलर शब्द हैं और जिनका अर्थ सेम निकलता हो वो हमारे रीतिवाचक होते हैं। यानी एक साथ हम एक ही शब्द को दो बार इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारे कहलाते हैं रीतिवाचक शब्द। हमने आपको बताया जल्दी जल्दी हमारा क्या हुआ? इसका भेद क्रिया विशेषण का, रीतिवाचक। अब क्या है? ये क्रिया विशेषण है और इसमें हमने क्या बताया? ये किसकी विशेषता बता रहा है? आए की। आए, आए क्रिया की विशेषता बता रहा है। जैसे हमने अभी तक विकारी शब्दों में बताया कि हम लिंग, वचन, काल, कारक के हिसाब से बदलते हैं, लेकिन जब हम अविकारी शब्दों का पद परिचय करते हैं तो उनमें हमें डिफाइन करने के लिए बहुत कुछ नहीं होता। मोस्टली हम इसमें भेद डिफाइन कर पाते हैं और वो किससे संबंध रख रहा है हम सिर्फ इतना बता पाते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहले हमने भेद बताया कि ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है और इसका संबंध किसके साथ में है? आए क्रिया के साथ की विशेषता ये बता रहा है। फिर उसके बाद हम आते हैं दूसरा, छत पर। तो छत पर क्या है? एक स्थान है। क्या है? एक जगह है, स्थान है। कहां पर जाकर गए? स्थान, कौन सी जगह है? छत पर है। तो ये क्या हुआ? हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब ये किसके बारे में बता रहा है? जाकर। कहां जाकर? जाकर की विशेषता बता रहा है ना, कहां जाकर? तो छत पर जाकर की विशेषता बताया, तो ये क्या है? जाकर की क्रिया विशेषता
बता रहा है। तो क्रिया विशेषण शब्दों को हमें ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका ये क्या होता है कि जो क्रिया शब्द है, यानी क्रिया यानी एक्शन क्रिया, तो हम सभी को पता है आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, ये सभी हमारे क्या होते हैं, क्रिया शब्द होते हैं। अब जैसे हमने बोला खाना, तो क्या बोला, जल्दी जल्दी खाना, धीरे धीरे खाना, थोड़ा खाना। तो यहाँ पर खाना की विशेषता क्या बता रहा है, वो जल्दी जल्दी, क्रिया क्या है, खाना खाना। तो जो खाना खाया जा रहा है वो क्या है, जल्दी जल्दी खा रहा है। तो जल्दी जल्दी हमारा क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। अब हमने बोला कि तेज, जैसे हमने बोला घोड़ा तेज दौड़ता है, तो यहाँ दौड़ता है क्रिया है, उसकी क्या विशेषता है, तेज। क्रिया की क्या विशेषता है, तेज। दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है। तो तेज हमारा क्या हो गया, क्रिया विशेषण। तो किसी भी शब्द में हम, किसी भी वाक्य में हम पता करना हो कि क्रिया विशेषण क्या है, तो सबसे पहले उसका हम संबंध देखते हैं, संज्ञा के साथ है, सर्वनाम के साथ है, या क्रिया के साथ में। हम जब उसका संबंध निकाल लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। अगर उसका संबंध संज्ञा और सर्वनाम के साथ है तो वो विशेषण होगा, अगर उस शब्द का संबंध क्रिया के साथ में है तो वो क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि क्रिया विशेषण शब्दों को हम कैसे छांटते हैं और इनके क्या भेद होते हैं। भेद हम आपको बताए थे, कालवाचक यानी समय का जहां ज्ञान हो, स्थान यानी किसी जगह का उल्लेख किया गया हो, रीति मतलब जो सिमिलर शब्द और सेम अर्थ रखते हों, जो एक जैसे शब्द हो और जिनका अर्थ भी सेम हो, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, रीतिवाचक। फिर आता है हमारा परिमाणवाचक। परिमाण मतलब जहां पर हम किसी भी चीज की नाप तौल देते हैं। अब इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट संबंध बोधक। संबंध बोधक पद परिचय क्या होता है, इसके लिए कुछ निम्न बिंदु हैं। सबसे पहले हमें इनका भेद देखना होगा। कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, समतावाचक, हेतुवाचक, तुलनावाचक, सहचरवाचक, विरोधवाचक, संज्ञावाचक या संग्रहवाचक। इससे काफी भेद होते हैं। इनको पता कैसे हम करते हैं, मोस्टली क्या होता है कि जब एक वाक्य में दो संज्ञा शब्द आ जाएं, या एक संज्ञा एक सर्वनाम या दो सर्वनाम शब्द आ जाएं, वहां पर एक का संबंध दूसरे से स्थापित करने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम बोलते हैं संबंध बोधक अव्यय। तो यहाँ पर हमने आपको कैसे बताया, देखिए अब हमको उदाहरण के तौर पे आपको हम समझाते हैं। रमा नानी के यहाँ गई, तो इसमें दो संज्ञा शब्द हैं। पहला क्या है, रमा, दूसरा क्या है, नानी। अब इन दोनों के बीच जो संबंध बताया जा रहा है, किसके कैसे संबंध, किस शब्द से हम संबंध बता रहे हैं, के यहाँ से संबंध बता रहे हैं। सबसे पहले अगर मान लीजिए सपोज आपके सामने के यहाँ शब्द के नीचे अंडरलाइन करके दे दी गई कि आप के यहाँ लगा हुआ है, आप इसको बताइए कि ये क्या है, तो आप कैसे पता करोगे कि ये क्या है। इसको पता करने का तरीका क्या है, जब दो संज्ञा, एक वाक्य में दो संज्ञा शब्द के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किसी भी शब्द का इस्तेमाल किया जाए, वो हमेशा संबंध बोधक आपका अव्यय होता है। कैसे हम समझाएंगे इसको, देखिए पहला क्या है, रमा नानी के यहाँ गई, तो रमा का संबंध किससे बताया गया, नानी से बताया गया। रमा कहाँ गई, नानी के यहाँ गई, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का संबंध के यहाँ शब्द से हुआ, तो सीधे आप समझ लीजिए कि ये संबंध बोधक अव्यय है। अब किससे समझ, के यहाँ मतलब कहीं किसी जगह जा रही है, किसी जगह जा रही, तो वो क्या हो जाएगा हमारा स्थानवाचक, यानी किसी जगह के बारे में बता रही है, प्लेस के बारे में बता रही है, तो वो हमारा क्या आएगा, स्थानवाचक संबंध बोधक। अब किससे संबंध बताया जा रहा है, नानी से, तो यहां पर क्या आया, नानी के साथ संबंध है। इसी तरह हम आपको अब दूसरा सेंटेंस बताते हैं, अनु के बिना सीता नहीं जाएगी। अब यहाँ पर दो संज्ञा शब्द हैं, एक अनु है और एक सीता है। इन दोनों के बीच संबंध किससे बताया गया, किस शब्द से बताया गया, के बिना, और आपको इसी के नीचे अंडरलाइन करके दे दिया गया। तो के बिना शब्द हमारा क्या हुआ, संबंध बोधक अव्यय। ये इसको हमने पहचान लिया कि संबंध बोधक है। अब इसका क्या भेद है, आप कैसे बताओगे, ये हमारा है
इन दोनों के साथ संबंध बताया जा रहा है, इन दोनों का संबंध है, तो सीधे सीधे हम क्या बोल देंगे, के बिना संबंध बोधक अव्यय है। सिंपल, के बिना संबंध बोधक अव्यय है। तो इसमें हमने आपको क्या बता दिया, किन दोनों के बीच आपका संबंध बताया गया, अनु और सीता के बीच में संबंध बताया जा रहा है। तो हमने आपको सिंपल बताया, संबंध बोधक अव्यय देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उन शब्दों को खोजना पड़ता है दो संज्ञा शब्दों या दो सर्वनाम शब्दों के बीच का संबंध बताते हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक संज्ञा शब्द हो, एक सर्वनाम शब्द हो। तो यहाँ पर जिन शब्दों, वो सिर्फ अव्यय शब्द होंगे, याद रखिएगा ये अव्यय शब्द है। यहाँ शब्द किसी भी परिस्थिति में अपना रूप नहीं बदलता है, उसी तरह बिना शब्द भी अपना स्थान नहीं बदलता। कोई भी लिंग लगा लीजिए, वचन लगा लीजिए, कारक लगा लीजिए, ये शब्द अपना रूप किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलेंगे, इसलिए ये अव्यय होते हैं। अब अव्यय तो है, हमने ये निकाल लिया अव्यय है, मगर कौन सा अव्यय है, तो हम सबसे पहले देखेंगे अगर दो संज्ञा शब्द आ रहे हैं, उनके बीच का संबंध बता रहे हैं, तो हम सीधे निकाल लेंगे कि ये संबंध बोधक अव्यय है। और इसका संबंध किसके साथ में, तो किसके, अनु और सीता संज्ञा शब्दों से इसका संबंध है। फिर उसके बाद हम आते हैं आपका नेक्स्ट, समुच्चय बोधक पद परिचय। समुच्चय मतलब कई चीजें आपस में लेना। इसके सिर्फ दो भेद होते हैं, समानाधिकरण, व्याधिकरण। समानाधिकरण का मतलब समान अधिकार, हर कोई बराबर होना। जैसे एक परिवार में अगर आप लोग कई भाई बहन हो, तो माता पिता के लिए वो आप सभी समान हो, कोई ज्यादा बड़ा या छोटा नहीं है। आप अगर बड़े भाई से जितना प्यार किया जाता है, तो दूसरे भाई से भी उतना ही प्यार किया जाता है। तो माँ बाप के लिए दोनों बच्चे बराबर होते हैं, तो वो समान होता है। व्याधिकरण मतलब एक बड़ा या छोटा होता है या एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, तो वो होता है हमारा व्याधिकरण। तो समान अधिकरण मतलब समान होना और व्याधिकरण मतलब डिपेंडेंट होना, एक दूसरे पर डिपेंड होना। इसमें योजक शब्द या उपवाक से जोड़ने वाला होता है, यानी कि जो हम योजक शब्द लगाते हैं, योजक शब्द हमको दे कई शब्दों को जोड़ना या कई वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें योजक शब्द कहते हैं। जैसे और, क्योंकि, इसलिए, ये सभी शब्द हमारे क्या होते हैं, योजक होते हैं। अब हम उदाहरण के तौर पे आपको इसको समझाएंगे। पहला क्या है, सुनीता और सविता सगी बहनें हैं, तो हमने यहाँ पे और के नीचे आपको अंडरलाइन कर दिया। अब आपको ये बताना है कि ये क्या है। और समुच्चय बोधक अव्यय है, इसको हमने सबसे पहले हम ये जब हमारे सामने और शब्द लिख के आया, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये है क्या। हमने ये देख लिया कि ये और किसी भी परिस्थिति में अपना रूप नहीं बदलता, चाहे हम लिंग लगा लें, वचन बदल लें, कारक बदल लें, कुछ भी हम बदल लें, मगर ये और अपना रूप नहीं बदलता। तो वो हमने निकाल लिया कि ये तो अव्यय है, हमें समझ में आ गया ये अविकारी शब्द या अव्यय है। तो अब हमें इसका ढूंढना है कि ये कौन सा रूप है, उसका कौन सा भेद है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, और शब्द हमेशा हम क्या करते हैं, कई सारी चीजों को साथ लेने के लिए लगाते हैं, और जो भी चीजें हम साथ लेते हैं वो सभी बराबर होती हैं। जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे हों, जैसे सुमित हो गया, मोहन हो गया, विजय हो गया, तो ये सभी बच्चों को अगर मैम एक साथ बुलाएंगी तो कैसे बोलती हैं, सुमित, अजय, विजय, मोहन, आकांक्षा और आरोह, तुम सभी खड़े हो जाओ। तो इन सभी बच्चों को एक साथ समान अधिकार प्राप्त हुआ, किसका, खड़े होने का। तो सभी को खड़ा होना है, तो ये क्या है, समानाधिकरण है, एक जैसा है। तो और हमारा क्या हुआ, समानाधिकरण अव्यय हुआ। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, हमने कैसे समुच्चय बोधक का हम बता रहे हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, दो शब्द तथा दो वाक्यों को जोड़ने वाला है। और शब्द हमेशा क्या करता है, जैसे हम बोलते हैं कभी कभी दो वाक्यों को जोड़ने के लिए और लगाते हैं, या दो शब्दों को या कई सारे शब्दों को जोड़ने के लिए हम और शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये भी मेंशन कर सकते हैं, या तो ये दो शब्दों को जोड़ता है या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि हमने आपको यहाँ पर बताया। अब उसके बाद में हम आते हैं दूसरा वाक्य आपका, अध्यापक ने कहा कि आदर्श विद्यार्थी बनो। अब ये हमने यहाँ की के नीचे आपको अंडरलाइन करके दे दी। अब सबसे पहले आपको देखना है ये की क्या होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं की और की में। क्या फर्क होता है की और की में?
की और की। कहने को एक मात्रा का ही फर्क है, छोटी ई की मात्रा और बड़ी की मात्रा, लेकिन इनमें बहुत फर्क है। ये की हमारा कारक है, छोटी की हमारा कारक होता है, और छोटी की ये हमारा होता है अव्यय। ध्यान रखिए, बड़ी की कारक और छोटी की अव्यय होता है। इसका स्वरूप किसी भी पोजीशन में हम चेंज नहीं करते, लेकिन ये चेंज होता रहता है। का हो जाता है, के हो जाता है। हमने आपको बताया संबंध बोधक जो हमारा कारक होता है उसमें का, की, के, रा, री, रे इन शब्दों का इस्तेमाल होता है। इनसे हम पहचानते हैं कि संबंध बोधक कारक होते हैं। इसीलिए बड़ी की को हम कारक होता है और छोटी की हमारा अव्यय होता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। छोटी की अपना स्वरूप कभी नहीं बदलती। ये नहीं है कि हम, और ये हमेशा एक वाक्य से दूसरे वाक्य को जोड़ने के लिए बीच में लगती है, यानी दो वाक्यों को जोड़ने के लिए बीच में लगती है, और हमेशा एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से बताती है। कैसे हम आपको ये चीज बता रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए कि अध्यापक ने कहा कि आदर्श विद्यार्थी बनो। तो यहां जो अध्यापक ने कहा कि, अगर हम बोल दें कि अध्यापक ने कहा और इसके बाद हम रुक जाएं, इसके आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। अध्यापक ने कहा, क्या कहा, यानी कि ये वाक्य अधूरा है, अभी इसके आगे कुछ कहना बाकी है, और ये ज्यादा महत्व रख रहा है। अध्यापक का कहना महत्व रख रहा है। क्या कह रहे हैं कि वो आदर्श विद्यार्थी बनो। तो की शब्द हमारा क्या हो गया, व्याधिकरण समुच्चय बोधक, यानी ये डिपेंडेंट वाक्य है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड कर रहा है। अध्यापक का कहना दूसरे वाक्य पर डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए ये व्याधिकरण वाक्य है। तो क्या हुआ, व्याधिकरण समुच्चय बोधक, और ये दो वाक्य या शब्द को एक दूसरे पर निर्भर करता है। हमने बताया ना, डिपेंड करता है, निर्भर बनाता है। तो की शब्द हमारा क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो इस तरीके से हमने आपको बताया समुच्चय बोधक अव्यय हमारे किस तरीके से कार्य करते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट आता है विस्मयादिबोधक अव्यय। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत हमें सिर्फ कुछ चीजों का ध्यान देना, इसको पहचानना बहुत ही आसान है। कैसे, हमने जब कारक पढ़े थे तो हमने आपको बताया था कि उसमें एक सबसे नीचे आता है संबंध बोधक कारक, उसके बाद आता है विस्मयादि बोधक कारक। संबोधन संस्कृत में होता है ना, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और संबोधन। तो जो संबोधन कारक है, हमेशा उसके बाद हम एक चिन्ह लगाते हैं, वो चिन्ह होता है ये आपका संबोधक चिन्ह। ठीक है, तो इसी से हम पहचानते हैं कि ये हमारा विस्मयादिबोधक अव्यय है। तो इसको कैसे हम पहचानेंगे, दो तरीके से। देखिए यहाँ पे दिया है वह। सपोज आपके सामने ये सेंटेंस आया और वह के नीचे अंडरलाइन होके आया, क्या, वह हम मैच जीत गए। वह हम मैच जीत गए क्या है, अब ये तो इस वाक्य से हमें पता चल रहा है कि हमें बहुत खुशी हो रही है, अरे वाह हम मैच जीत गए। तो ये कैसे हम पता करेंगे कि ये क्या है, सबसे पहले हमने जैसे ये चिन्ह देखा हम समझ गए कि ये विस्मयादिबोधक अव्यय है। तो हमने क्या लिख दिया, वह क्या है, विस्मयादिबोधक। क्या चीज है वो, हर्ष सूचक है, हमें खुशी हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे, ये हर्ष का भाव यानी हर्ष सूचक है, हमें खुशी हो रही है। उसी तरह दूसरा शब्द हमारा है आह, पेट में बहुत दर्द है। आह, वह पेट में बहुत दर्द है, तो यहाँ क्या है, हमें तकलीफ हो रही है। अब आह के आगे आपने जैसे ये संबोधन चिन्ह देखा, आपको समझ में आ गया कि ये विस्मयादिबोधक अव्यय है। वो तो हमने लिख दिया विस्मयादिबोधक अव्यय है, लेकिन ये किस चीज का सूचक है, आह। आह मतलब हमें तकलीफ हो रही है, यानी कि पीड़ा का भाव है, पीड़ा का सूचक है। तो ये हमारा हुआ कि हमको तकलीफ हो रही है। इस तरीके से हमने आपको विकारी और अविकारी दोनों ही शब्दों का पद परिचय आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हमको आपको बताएंगे कि जब कोई वाक्य आता है तो हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं। उसके नीचे अंडरलाइन होके आया तो हम क्या क्या चीजें निकालेंगे और कैसे लिखेंगे। अब आपके सामने आपको हमने ये 3 सेंटेंस दे रखे हैं। पहला है, मेरी छोटी बहन दूसरी कक्षा में पढ़ती है। अंडरलाइन है मेरी और पढ़ती।
तो सबसे पहले जैसे हमारे पास मेरी आया तो हम यहां पर लिखेंगे मेरी, उसके सामने हम ऐसे करके लाइन लगा देंगे और दूसरा शब्द हमारा है पढ़ती। अब हम यहां पर देखेंगे कि मेरी शब्द है क्या। हमें सबसे पहले डिफाइन करना है कि मेरी शब्द क्या है। मेरी छोटी बहन दूसरी कक्षा में पढ़ती है, तो मेरी शब्द तो हमें ये समझ में आ गया कि ये सर्वनाम है, तो हमने सबसे पहले क्या लिख दिया, ये सर्वनाम है। ठीक है, अब ये सर्वनाम का कौन सा भेद है, हमने देख लिया। ये मेरे बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, मेरे, मेरी है, तो ये कौन सा हो गया, पुरुषवाचक। फिर अब पुरुषवाचक तो हो गया, मगर पुरुषवाचक की चीज के बाद भी हमने आपको 3 चीजें बताई थी, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो मेरी क्या है, मैं अपने लिए बात कर रही हूं, तो क्या हुआ, उत्तम पुरुष। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में उत्तम। अब उसके बाद में आता है कि हमने आपको बताया था हमें लिंग बताना है। मेरी है, हम साफ तरीके से देख सकते हैं ये स्त्रीलिंग है। वचन हमारा क्या है, एक ही बहन है, तो वचन हमारा क्या हो गया, एक वचन। अब हमने क्या देखा, इसमें आपको काफी हद तक चीजें समझ में आ गई कि सर्वनाम है, सर्वनाम का भेद लिख दिया, लिंग लिख दिया, वचन लिख दिया। अब कारक क्या है, मेरी, री आ रहा है तो हम सीधे सीधे क्या बोलेंगे, संबंध। आपका संबंध कारक है, संबंध बोधक कारक है आपका। फिर उसके बाद आते हैं पढ़ती। पढ़ती से हमें साफ पता है कि ये क्रिया है। ठीक है, अब अगर हमने पूछा ये अकर्मक है कि सकर्मक, हम कैसे बताएंगे, मेरी बहन कहां पढ़ती है या क्या पढ़ती है, तो क्या आ रहा है, दूसरी कक्षा, हमें उत्तर मिल रहा है, तो ये क्या हुआ, हमारा सकर्मक क्रिया हो गई। फिर उसके बाद आपको इसमें क्रिया में हम क्या देखते हैं, काल देखते हैं। पढ़ती है तो अभी हमारा ये वर्तमान काल है। लिंग हमारा क्या है, पढ़ती है तो स्त्रीलिंग है। अब उसी तरह दूसरा है, भारत एक विशाल देश है, तो भारत हमारा क्या हो गया, संज्ञा है। संज्ञा में कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, एक हमारे देश का नाम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। फिर उसके बाद में हमारा आता है कि ये कौन सा लिंग है, तो ये हमारा पुरलिंग है। पुरलिंग के बाद हम देखेंगे कौन सा वचन है, ये वचन हमारा एक वचन है। और कारक क्या है हमारा, कर्ता कारक है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है देश। देश हमारा क्या है, देश तो कोई भी हो सकता है, इसलिए देश हमारा हुआ जातिवाचक संज्ञा। फिर उसके बाद देश भी हमारा क्या है, पुरलिंग में आता है, देश हमारा पुरलिंग में आएगा। और ये हम एक देश की बात कर रहे हैं, इसलिए ये एक वचन है। और ये कौन सा है आपका कारक कौन सा आएगा हमारा, ये हमारा कारक है कर्म कारक। अब हम आते हैं आपका नेक्स्ट, गाय का दूध मीठा होता है। गाय हमारी संज्ञा है, हम सभी जानते हैं गाय हमारा जातिवाचक संज्ञा है, कोई भी हमारी हो सकती है। फिर उसके बाद में आता है हमारा कि ये कौन सा लिंग है, गाय हमारा स्त्रीलिंग होता है, वचन हमारी
एक दिया हुआ है यहां पर, हम एक वचन होगा हमारा, और कारक भी हमारा क्या है, ये कर्ता कारक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं मीठा। मीठा हम इस्तेमाल कर रहे हैं दूध के लिए। दूध हमारा संज्ञा होता है और उसकी क्या विशेषता बताई जा रही है, मीठा। तो ये हमारा क्या हो गया, विशेषण। और अच्छाई बताई जा रही है, क्वालिटी बताई जा रही है, तो ये क्या होगी, गुणवाचक विशेषण। फिर ये क्या, मीठा हमारा क्या आ रहा है, एक वचन है, हम एक वचन लिखेंगे इसमें। लिंग हमारा क्या है, पुल्लिंग। और ये विशेष्य किसका है, इसका किसका विशेष्य, इसका विशेष्य है हमारा दूध। तो इस तरीके से हमने आपको बता दिया कि आपके सामने जब कोई सेंटेंस आएगा अंडरलाइन करके, तो आप उसके बारे में किस तरीके से डिफाइन करेंगे, ये हमने आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके बता दिया। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से ये सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। थैंक यू।